दुनिया में उपस्थित सभी जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्रत्येक दिन रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, चाहे वह रासायनिक पदार्थ औषधि के रूप में हो या खाद्य पदार्थ के रूप में हो या अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में हो। आज का चैप्टर हमारा क्लास 12th का इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिस चैप्टर का नाम ही है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग प्रत्येक दिन अपने जीवन में केमिस्ट्री का उपयोग किस प्रकार से करते हैं और विशेष तौर पर उस केमिस्ट्री में अवेलेबल रासायनिक पदार्थ का उपयोग किस रूप से करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कस करना है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर मूल रूप से क्लास 12th के लिए है, बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इस छोटे से चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। हम आप लोग एक ही लेक्चर में इसे कंप्लीट रूप से समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बातें ये होगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी के साथ हर एक चीज़ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले सभी क्रियाएं, जितना भी क्रिया हमारे दैनिक जीवन में होता है, डेली लाइफ में होता है, एवं उससे संबंधित पदार्थ किसी न किसी रूप में किस विज्ञान से जुड़ा होता है भाई, तो किसी न किसी रूप में वह रासायन विज्ञान से जुड़ा होता है, रासायन विज्ञान से संबंधित होता है। जस्ट लाइक भोजन का पचना, श्वसन, भोजन सामग्री हो, यानी जो हम लोग खाते हैं वो सब वस्तु हो, या साफ सफाई का सामग्री हो, या औषधि हो, या विस्फोटक पदार्थ हो, कोई भी पटाखा हो गया, ईंधन हो गया, या विद्युत उपकरण को बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, ये सब किसी न किसी रूप में रासायन विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। अच्छी बात ये होगा कि कंप्लीट रूप से इसी चैनल के लिंक पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर हम कहें तो हम रसायन को उपयोगिता के आधार पर ना 3 वर्गों में बांट लेते हैं, जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। उसमें से सबसे पहला टर्म्स क्या होगा, तो सबसे पहला टर्म्स है औषधि। औषधि में यानी हम लोग जो दवाई खाते हैं उस दवाई में रासायन का उपयोग क्या क्या हो सकता है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ में, क्योंकि भोजन भी बहुत आवश्यक है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन में किस प्रकार से रासायन अवेलेबल होता है और वह रासायन हमारे भोज्य पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम लोग रोज़मर्रा के रूप में डेली किसी न किसी साबुन का उपयोग करते हैं, चाहे वह साबुन बॉडी पे लगाने वाला हो या कपड़ा साफ करने वाला हो या बर्तन साफ करने वाला हो, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो साबुन एवं अपमार्जक में ये मूल रूप से क्लास 12th के अंदर इन 3 टॉपिक के ऊपर चर्चाएं किया गया है, जो चीज़ें हमारे रासायन विज्ञान से जुड़ा हुआ होगा और बॉडी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, गहन डीप रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक एक बिंदु को हम लोग सही तरीक़ा से डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला होगा, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे औषधि में रसायन, यानी जो मेडिसिन है उस मेडिसिन में रासायन का उपयोग क्या है वो देखेंगे। औषधि में रसायन, डेट मीन्स केमिकल इन ड्रग्स, जो मेडिसिन है उस मेडिसिन में रासायन का क्या उपयोग हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, सजीव शरीर में होने वाला बीमारियाँ, हमारे आपके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी होता है, वह बीमारी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी किसी एक वजह से हो पाता है। क्या क्या फैक्टर होता है, वातावरणीय प्रदूषण हो सकता है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं कहीं वह वातावरण तो प्रदूषित नहीं है। बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। बैक्टीरिया संक्रमण, मतलब बैक्टीरिया की वजह से अगर हमारे बॉडी में कोई संक्रमण हुआ तो भी हम बीमार हो सकते हैं। अनियमितता हो सकता है, अनियमितता का मतलब खान पान में अनियमितता हो सकता है, शारीरिक क्रियाएं में अनियमितता हो सकता है, काम करने में अनियमितता हो सकता है, विभिन्न चीज़ों में अनियमितताएं देखने को मिल सकता है। तो ना खाद्य पदार्थों में मिलावट हो सकता है, क्या हम जो खाना खा रहे हैं वह कंप्लीट रूप से शुद्ध है या नहीं। अगर अशुद्ध है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी अवेलेबल है, तो भी हम बीमार हो सकते हैं। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा हो, अगर जलवायु परिवर्तन के दौरान भी हमारा बॉडी संक्रमण में आता है तो भी हम बीमार
हो सकते हैं। तो बीमार होने के कई सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ों की वजह से आप बीमार होते हैं। हाँ, कोई एक फैक्टर उस समय ज़्यादा प्रभावकारी होता है, लेकिन बीमार होने के ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसमें औषधि या दवा का क्या काम होता है, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि औषधि होता क्या है। औषधि ना एक रासायनिक पदार्थ है। भाई, औषधि वैसा रासायनिक पदार्थ जो जैव ऊतक में ना, बॉडी के अंदर जो जैव ऊतक है, जैव ऊतक में होने वाले क्रिया को जैव हित में परिवर्तित करता है। जैव हित में परिवर्तित करता है या करने में क्या होता है, सहायक होता है। उसे क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। देखिए, दवाई हमारे बीमारी को ठीक नहीं करता। दवाई क्या करता, हमारे बॉडी के अंदर जो अवेलेबल ऊतक है उस ऊतक को समझाता है कि भाई तू बॉडी के हित में काम करो, बॉडी के विरोध में काम नहीं करो। तो बॉडी के हित में काम करता है। उसी पदार्थ को, उसी रासायनिक पदार्थ को हम आप लोग क्या कहेंगे, तो उस रासायनिक पदार्थ को हम औषधि कहेंगे। यानी जो रासायनिक पदार्थ हमारे बॉडी में अवेलेबल ऊतक को कन्विंस करने में बेहतर होता है कि तू बॉडी के हित के लिए काम करो, बॉडी के सपोर्ट के लिए काम करो, उसी रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। औषधि के रूप में रासायनिक पदार्थ का उपयोग किन चीजों के लिए किया जाता है, तो रोगों के उपचार के प्राचीन पद्धति, रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। और उपचार के कई पद्धति हैं, उसमें से एक प्राचीन पद्धति है जिसको हम लोग आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति कहते हैं, अथवा एक आधुनिक पद्धति भी है जिसको हम लोग अंग्रेजी दवाई या एलोपैथ कहते हैं। एलोपैथिक के द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ पर मेडिसिन जो है वो दो कैटेगरी में बट गया। एक कैटेगरी क्या हो गया, यूनानी, और एक कैटेगरी क्या हो गया, एलोपैथिक। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ये चीजें हो गया। अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अलग अलग रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, अलग अलग औषधि की आवश्यकता होती है। ऐसा थोड़ी है कि बीमारी अलग अलग है, सबके लिए एक ही रासायनिक पदार्थ उपयोग कर लेंगे, क्या हम ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर बीमारी अलग है तो उसके लिए औषधि भी अलग अलग लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि बीमारी किस प्रकार का है और उसके लिए कौन सा रसायन ज़्यादा प्रभावकारी है, जो एक विशेष सिद्धांत के तहत ही आपको पता चल पाता है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, पहले चेकअप करवाते हैं। चेकअप करवाने के बाद देखते हैं कि बॉडी में किन किन चीज़ों की कमी है और किस वजह से यह बीमारी बॉडी में उत्पन्न हो पाया है, उससे रिलेटेड औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। तो ये उपचार पद्धति का एक हिस्सा हो जाएगा जिसमें आपके बॉडी का उपचार किया जाता है। जो सामान्यतः डॉक्टरों के अधिकृत नुस्खे पर, मतलब डॉक्टर साहब जो पुर्जा में लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, अधिकृत नुस्खा कहते हैं। उसी अधिकृत नुस्खा पर ही मिलता है। मतलब अधिकांश दवाई के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार छोटे मोटे जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया या फिर फीवर आ गया, तो ऐसे कंडीशंस में हम आप लोग भी मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल वाले को बोलते हैं तो वो आसानी से दवाई दे देते हैं। उसके लिए किसी डॉक्टरी पुर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा मेडिसिन होता है जो बिना डॉक्टरी पुर्जा के हमें कभी भी मिल ही नहीं पाता। आप कितना भी मिन्नत कर लीजिए मेडिकल वालों से, वो नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जाइए पहले पुर्जा लिखवा के आइए तो देंगे। ऐसा दवाई विशेष तौर पर नार्कोटिक्स मेडिसिन में होता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ दवाई जिसे हम आप लोग इजीली खरीद लेते हैं, जाते हैं आसानी से खरीद लेते हैं, कुछ दवाई किसी भी व्यक्ति के द्वारा खरीदी जा सकती है, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। ओवर द काउंटर दवाई कहा जाता है केमिस्ट्री के भाषा में इसे। तो आप विशेष रूप से अभी देख रहे हैं ड्रग्स, और ड्रग्स में कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, जैसे अलग अलग बीमारी के उपचार के लिए ना, अलग अलग बीमारियों के लिए दवा का एक निश्चित कोर्स होता है ना। ऐसा नहीं सभी बीमारी कि एक ही दवा से, एक ही कोर्स से समाप्त हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का तरीका अलग है, बायोलॉजी आप पढ़ेंगे उसका तरीका अलग होगा, या कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो उसका तरीका बिल्कुल भी दूसरे सब्जेक्ट से मैच नहीं करता होगा या थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता होगा। उसी प्रकार से सभी बीमारी के उपचार के लिए अलग अलग कोर्स होता है, एक निश्चित कोर्स होता है जो डॉक्टर जिस अनुसार से आपको कहते हैं उस अनुसार से आप करते हैं। दवा को हमेशा एक निश्चित मात्रा में
सेवन किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप 1 टैबलेट खाइए, 2 टैबलेट खाइए, आधा टैबलेट खाइए, दिन में 3 बार खाइए, जैसा डॉक्टर कहते हैं आप वैसा करते हैं ना। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप डॉक्टर साहब के पास तो जाते हैं, अन्यथा इन सब चीज़ों की जानकारी यदि आपके पास रहेगा तो आप डॉक्टर साहब के पास क्यों जाएंगे ना। डॉक्टर साहब ने इन सब चीज़ों में एक विशेष एजुकेशन लिया है, एक विशेष शिक्षा लिया है, जिस शिक्षा का उपयोग हम आप लोग जब बीमार पड़ते हैं या कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके उपचार में उस शिक्षा का उपयोग किया जाता है। तो एक निश्चित मात्रा में ही दवा लिया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट हिंदी में उसको कहते हैं पार्श्व प्रभाव, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तब वह दवाई हमारे बॉडी को ठीक नहीं करेगा, उल्टा और भी ज्यादा क्या कर देगा, बीमार कर देगा ना। तो पार्श्व प्रभाव भी होता है। अतः बिना डॉक्टर के परामर्श के यानी बिना डॉक्टर के सुझाव के दवा को नहीं खाना चाहिए। मेडिसिन ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ, बार बार जैसे पेन हो रहा है और बार बार हम एक पेन किलर खा रहे हैं, बार बार फीवर आ रहा है और बार बार एक पैरासीटामोल खा रहे हैं, या कुछ भी जो नॉर्मल समस्या आपको लग रहा है और वो समस्या कई दिनों से रिपीट हो रहा है और आप उसके उपचार में एक जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा हो सकता है। यानी कभी भी किसी भी ओवर ओटीसी मेडिसिन को आप 2 से 3 खुराक से ज़्यादा ना खाएं। अगर 2 से 3 खुराक से ज़्यादा ओटीसी मेडिसिन खाते हैं और फिर भी आपका समस्या ठीक नहीं हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। फिर वो जांच करेंगे, फिर बताएंगे कि ये चीज़ें बार बार क्यों रिपीट हो रहा है ना। तो दवाई जो हमारे बॉडी को ठीक करता है, हमारे गलती की वजह से वह हमारे जान को भी ले सकता है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। तो मेडिसिन जो होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसका उपयोग विशेष तौर पर बिना डॉक्टरी परामर्श के जल्दी करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो विशेष तौर पर ओटीसी दवा का उपयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 खुराक, हार्डली 4 खुराक हो गया, 2 से 3 में ही आपको संभालना चाहिए। 3 से 4 खुराक में अगर आपका समस्या ठीक नहीं हो रहा है तो आप निश्चित रूप से जो समस्या है उस विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, फिर वह आपके समस्या के उपचार हेतु सही निदान निकाल पाएंगे ना। ऐसा नहीं कि मन में जितना आ रहा है उतना पैरासीटामोल दिए जा रहे हैं, जितना आ रहा है उतना पेन किलर दिए जा रहे हैं, ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी खराब कर देगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दवा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन, दवा किन किन चीज़ों के लिए खाया जाता है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इन सब बातों को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे दवा के उपयोग का उद्देश्य, भाई किसी भी दवा के उपयोग का एक ही उद्देश्य होता है, क्या होता है कि वह बीमारी को ठीक कर पाए। दवा की रासायनिक प्रकृति, हाँ हम आप लोग दवा का उपयोग तो करते हैं लेकिन हमें रासायनिक प्रकृति से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। ये काम किनका, ये काम फार्मासिस्ट का है, डॉक्टर्स का है, वो उस पर विशेष अध्ययन करते हैं। दवा का शरीर पर प्रभाव, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे गुड इफेक्ट हो या साइड इफेक्ट हो, दोनों चीज़ का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। देखिए अगला पॉइंट बनाया भी गया, दवा का पार्श्व प्रभाव, तो गुड इफेक्ट क्या होगा और साइड इफेक्ट क्या होगा, दोनों चीज़ों के बारे में देखा जाएगा ना। बहुत बार जैसे मान लीजिए कि बहुत बार जैसे डॉक्टर कोई आपको विशेष तौर पर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं तो उसका जांच करते हैं कि बॉडी में या फिर ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन डालकर देखते हैं कहीं इचिंग तो नहीं हो रहा है या कोई समस्या तो नहीं आ रहा, कहीं धब्बा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उस एंटीबायोटिक का उपयोग आपके बॉडी में किया जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है मतलब वह मेडिसिन आपके बॉडी में एलर्जी उत्पन्न कर रहा है तो वह मेडिसिन आपके बॉडी में नहीं इंजेक्ट किया जाएगा, उसके जगह पर दूसरा इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा। तो दवा के उपयोग का उद्देश्य रासायनिक प्रकृति, शरीर पर प्रभाव एवं पार्श्व प्रभाव, इन्हीं सब चीज़ों को पॉइंट वाइज आपने ऊपर देखा है। दवा के उपयोग का मुख्य उद्देश्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार जैव ऊतक में होने वाले क्रिया को सजीव हित में परिवर्तित करना, ये तो दवा का काम है, अर्थात सजीव शरीर को प्रतिरक्षित करना है, ये दवा के उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। इसी सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। क्रमबद्ध रूप से आप नियमित तौर पर वीडियो में बने रहिए और जहाँ विशेष रूप से समस्या हो उस पॉइंट को चिन्हित करिए, फिर आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी इसका समाधान ले सकते हैं ना। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। तो हम आपको बेहतर से बेहतर रूप से चीज़ें बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दवा एवं उसका उपयोग, जिससे कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन जो सामान्य तौर पर कुछ एक जो आपके एनसीईआरटी में है उन सब चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से एक है प्रति अम्ल।
आपने नाम सुना होगा प्रति अम्ल एंटाएसिड। एंटाएसिड प्रति अम्ल, जो अम्ल को कम कर दे उसको क्या कहेंगे? प्रति अम्ल कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, प्रति मतलब विपरीत। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसमें? आंत में अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है तथा आमाशय के पीएच मान को नियंत्रित रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। बहुत बार एसिडिटी बॉडी में हो जाता है, खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई ली जाती है? हमें लेना चाहिए प्रति अम्ल, एंटाएसिड लेना चाहिए। आंत में अम्ल का प्रभाव अधिक हो जाता है तो बेचैनी, दर्द, भोजन का अनपच हो जाना या अल्सर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अल्सर एक समस्या है। देखिए अल्सर शब्द आया, बाकी सब तो नॉर्मल शब्द था। अल्सर का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट में, आंत के आंतरिक पार्ट में सूजन हो जाना, घाव हो जाना, उसी को हम आप लोग अल्सर कहेंगे। जब आमाशय में HCl की मात्रा, HCl क्या है? अम्ल है। HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो ही इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए HCl भोजन पचाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हमारे बॉडी में HCl नहीं बनेगा तो भोजन नहीं पचेगा, लेकिन अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी समस्या है। किस प्रकार का समस्या है? आपने ऊपर देखा है। अतः इसके उपचार के लिए, चूंकि ये अम्लीय है, अम्ल का मात्रा अधिक हो गया, तो इसके उपचार के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? क्षारीय दवाई लेना पड़ेगा जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अम्ल क्षार से रिएक्ट करके उसे लवण और जल में तब्दील कर देगा, मतलब उदासीन बना देगा, उदासीनीकृत कर देगा ना। अतः इसके उपचार के लिए प्रायः एंटाएसिड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंटाएसिड मूलतः किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए कि एंटाएसिड किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, लवणीय प्रकृति, इनमें से कोई नहीं तो, या उपयुक्त सभी, तो आप क्या कहेंगे? एंटाएसिड मूलतः किस प्रकृति का होता है दोस्तों? एंटाएसिड मूलतः क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जैसे कुछ एंटाएसिड यहाँ उपयोग किया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है विशेष तौर पर एंटाएसिड मेडिसिन बनाने में। तो आपको क्या क्या बिंदु सीखने को मिला? किसमें भाई? हमको यहाँ पर एंटाएसिड में सीखने को मिला, प्रति अम्ल में, कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो अम्ल में जो पेट में अम्लीयता को कम करता है तथा आमाशय में पीएच मान को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटाएसिड कहते हैं। एंटाएसिड किस प्रकृति का होता है? तो एंटाएसिड जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा मेडिसिन जो बहुत ही जनरल सा मेडिसिन है, उसका नाम है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। नहीं कैसे सुने? अभी जस्ट आप सुने हैं ना, तो अभी जस्ट आपको सुनाई दिया है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जैसे एलर्जी होता है, तो इस एलर्जी के उपचार हेतु ना, देखिए वैसा औषधि जो एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। प्रतिहिस्टामिन का काम क्या है? सजीवों में एलर्जी तभी होता है जब हिस्टामिन का निर्माण होता है। मतलब हमको एलर्जी अगर है तो हमारे बॉडी में एलर्जी तब होगा जब हमारे बॉडी में हिस्टामिन बनेगा। जब क्या बनेगा? हिस्टामिन बनेगा। ये हिस्टामिन होता क्या है? कंजक्टिवाइटिस तथा राइनाइटिस के लिए उपयोगी होता है ना। हमारे बॉडी में कंजक्टिवाइटिस और राइनाइटिस को नियंत्रित करने के लिए हिस्टामिन बनता है, लेकिन यही हिस्टामिन अगर अधिक मात्रा में बन जाए तो क्या होने लगता है? छींक आना, नाक बहना, गले में खराश रहना, इन्हीं सब चीज़ों से हमें राहत दिलाता है। इन्हीं सब चीज़ों पर नियंत्रण करता है कौन? तो भाई इन्हीं सब चीज़ों पर नियंत्रण करता है प्रतिहिस्टामिन। तो प्रतिहिस्टामिन क्या है? तो प्रतिहिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिहिस्टामिन देखिए, यहाँ पर ब्रोमोफेनिरामिन, टेरेफेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामिन। ये मेडिसिन ग्रुप का नाम जो होता है थोड़ा सा
उटपटांग सा होता है। और ये सब एक्चुअल में केमिकल नाम है, ये ट्रेड नाम नहीं है, व्यापारिक नाम नहीं है। व्यापारिक नाम बहुत आसान सा रहता है, मेडिकल और केमिकल नेम जो होगा, चूंकि रासायन जो प्रयोग हुआ है वह डिफरेंट नाम से आता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको विशेष तौर पर नाम याद रखने में इस चैप्टर्स में। हालांकि इस चैप्टर में आप ऐसे विशेष तौर पर याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि अम्ल में, हाँ सॉरी, हम एक दो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं जहाँ से चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एलर्जी के उपचार में किसका उपयोग होता है? प्रतिहिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। बस ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आमाशय में पीएच मान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड। जस्ट आपने पीछे देखा। तो इन तरह का चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रशांतक या उपशामक, ट्रांसक्यूलाइजर्स। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसके सेंसिटिविटी को समझना बहुत आवश्यक है। सर प्रतिहिस्टामिन को अगर आप एक बार प्रशांतक को या ट्रांसक्यूलाइजर को, उपशामक को एक बार समझ जाएंगे ना, तो जीवन में आने वाले छोटी मोटी समस्याएं आप आसानी से डील कर सकते हैं। ये है क्या एक्चुअल में? देखिए, वैसा रासायनिक पदार्थ जो मानसिक तनाव को कम करता है। हम आप लोग बहुत बार बेकार की चीजें सोच सोच के टेंशन में रहते हैं। ये क्या है? ये मानसिक तनाव है जो इस मानसिक तनाव को कम कर देता है। यानी अवसाद है। अवसाद का मतलब क्या? गंदगी, गंदे गंदे विचार। अवसाद दूर करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रशांतक कहते हैं, उपशामक कहते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर कहते हैं। मतलब अगर आपके मन में बार बार गंदे विचार आ रहे हैं, आपके मन में अवसाद बैठा हुआ है, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आप अगर बुरा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बीमार हैं ना। इसका मतलब क्या है? आप बीमार हैं, मानसिक तौर पर बीमार हैं, आपको उपचार की आवश्यकता है ना। और उपचार चाहिए आपको। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो आप सही हो जाएंगे। इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए ना। अगर ऐसा समस्या है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की आवश्यकता है। इन्हीं चीजों को ठीक करता है प्रशांतक, उपशामक, जिसको हम आप लोग ट्रांसक्यूलाइजर भी कहते हैं। प्रशांतक तंत्रिका सक्रिय औषधि है। जब हम प्रशांतक यानी उपशामक या ट्रांसक्यूलाइजर मेडिसिन खाते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र इनएक्टिव हो चुका है, नेगेटिविटी में जा चुका है, अब वह पॉजिटिव रूप से वर्क करने लगता है, जो तंत्रिका तंत्र से ग्राही पर संदेश वाहन क्रियाविधि को प्रभावित कर देता है। मतलब हमें जो संदेश मिल रहा था ना, उसी संदेश को बेहतर कर देता है। कौन? ट्रांसक्यूलाइजर। रिलैक्सेशन दिलवाता है, बॉडी को आराम प्रदान करता है। तो यह एक बीमारी है, इसे आप हल्के में लेने का प्रयास ना करें। कुछ प्रशांतक होते हैं, मेप्रोबेमेट नाम का एक प्रशांतक आता है, क्लोरोडाइपॉक्साइड नाम का एक प्रशांतक आता है, इक्वेनिल बहुत अच्छा प्रशांतक है, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि इक्वेनिल क्या है, तो इक्वेनिल प्रशांतक या उपशामक या ट्रांसक्यूलाइजर है। तो दोस्तों, ट्रांसक्यूलाइज्ड यानी मानसिक तनाव और मन में जो अवसाद है उसे बहुत बार आप हल्के में ना लें। इसके लिए बहुत जरूरी है मस्तिष्क को शांत रखना, और मस्तिष्क शांत तभी रह सकता है जब आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे। गुस्से पे नियंत्रण कहना बहुत आसान होता है, एक्चुअल में जब आप इन फेज से गुजरते हैं, इन समस्याओं से गुजरते हैं, तो गुस्से पे काबू कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम में से एक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये भी जान लीजिए। आप अगर गुस्से में जा रहे हैं, आपके मन में अवसाद आ रहा है, तो आप उससे होने वाले परिणाम के बारे में सोचिए। स्वतः शांत हो जाएगा गुस्सा कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, उस परिणाम का दुष्प्रभाव क्या होगा हम पर, हमारे सोशल लाइफ पे ना, पर्सनल लाइफ पे। तो स्वतः आप बेहतर स्थिति में चले जाएंगे ना, और फिर आपको ट्रांसक्यूलाइजर या उपशामक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसक्यूलाइजर या उपशामक से अच्छा है कि आपको एक अच्छे काउंसलिंग की आवश्यकता है। आप अपने मित्र से बात करिए ना, आप अपने बड़ों से बात करिए, आप अपने गार्जियन से बात करिए, स्वतः इन सब समस्याओं से दूर हो जाएंगे। तो ईश्वर ना करे कि आपको कभी ट्रांसक्यूलाइजर का उपयोग करना पड़े, या आपके जानने वालों को कभी ट्रांसक्यूलाइजर का उपयोग करना पड़े। ट्रांसक्यूलाइजर के उपयोग से जितना बचा जाए मानव के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है, मानव सभ्यता के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। चलिए, इसी कड़ी में
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे पास है ट्रांक्विलाइजर के बाद वो है एनाल्जेसिक, दर्दनाशक। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। कभी मर्द के उस पीड़ा को देखिए तो दर्द होता है और हर किसी को दर्द होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है और उसे भी एनाल्जेसिक की आवश्यकता पड़ती है। तो दर्दनाशक एनाल्जेसिक बहुत सिंपल सा नाम है, दवाई के नाम से ही पता चल जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए दर्दनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाता है ना। एनाल्जेसिक का उपयोग देखिए दर्दनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादातर वर्ड अंग्रेजी वर्ड है, तो अंग्रेजी वर्ड ही आपसे पूछा जाता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो बिना बेहोशी के मानसिक उलझन, असमन्वय या पैरालाइसिस या अतंत्रिकीय प्रभाव को कम कर देता है, उसे दर्दनाशक कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर मन के बेचैनी और दर्द को समाप्त कर देता है, उसे दर्दनाशक कहते हैं। दर्दनाशक दवा जो होता है 2 प्रकार का होता है। भाई दर्दनाशक मेडिसिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन होता है? एक होता है ऐसा दर्दनाशक जिसको आप खाओ तो केवल दर्द समाप्त हो जाए, आप सोओगे नहीं, मतलब नींद नहीं आएगा, ठीक है, वह नींद लाने के लिए नहीं होता। और एक ऐसा दर्दनाशक होता है जिसको खाइए सो जाइएगा, मतलब वह एक तरीका से बेहोशी कारक है, निंद्राकारी है ना। यानी कहने का मतलब कि दर्दनाशक 2 प्रकार का है। एक है अनिंद्राकारी, नन नारकोटिक्स, और दूसरा है निंद्राकारी, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। यानी कहने का मतलब कि इसमें नारकोटिक्स यानी अफीम मिला रहता है, हेरोइन मिला रहता है, मॉर्फिन मिला रहता है, जो हमें बेहोश कर देता है। और फिर उस बेहोशी के हालत में हमें कितना भी पेन हो पता चलने वाला है ही नहीं। तो विशेष तौर पर निंद्राकारी दर्दनाशक, जरा ध्यान से बात को समझिए, निंद्राकारी दर्दनाशक का उपयोग तब किया जाता है जब बॉडी भयावह स्थिति में, जैसे कोई एक्सीडेंटल बॉडी हो। उस समय क्या होता है, उस समय मन में एक बेचैनी सा होता है, डर सा होता है। तो डॉक्टर पहले ये सोचते हैं कि ये जितना जल्दी हो सो जाए, सो जाएगा ठीक रहेगा ना, और तब जाकर उसका दर्द आराम से ठीक होगा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अनिंद्राकारी नन नारकोटिक्स मेडिसिन की अगर बात करें तो एस्प्रिन, देखिए एस्प्रिन एक ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है। एक्चुअल में इसका रासायनिक नाम क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये केमिकल नाम है। पैरासीटामोल, सामान्य रूप से पैरासीटामोल का उपयोग तो बुखार में किया जाता है, लेकिन आप इन चीज़ों में भी कर सकते हैं ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, 4-एसिटामिडोफिनॉल। उसके बाद एमिनोपायरिन, सेरिडॉन, आप नाम सुनते होंगे सेरिडॉन का भी, एनासिन इत्यादि। ये सब नन नारकोटिक एनाल्जेसिक है और निंद्राकारी दर्दनाशक है। एस्प्रिन का उपयोग मुख्य रूप से हार्ट अटैक से बचाव के लिए किया जाता है। देखिए ये हार्ट अटैक लाने में, ये हार्ट अटैक अगर आ गया है किसी को और उसको एस्प्रिन दिया जाए, या हार्ट अटैक आने वाली समस्या है, हार्ट अटैक आने से पहले ही इसका उपयोग किया जा सकता है, हार्ट अटैक के बाद नहीं। एस्प्रिन करता क्या है, ब्लड जो है ना, ब्लड रक्त खून, उस खून को पतला कर देता है, तो ब्लड संचरण ठीक हो जाता है। तो हार्ट अटैक ना, और हार्ट अटैक होता क्या, ब्लड के क्लॉथिंग के कारण, ब्लड के जमने के कारण, और ये ब्लड को जमने नहीं देता। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है एस्प्रिन का उपयोग हार्ट अटैक से बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। एस्प्रिन को खाली पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेंगे तो क्या होगा, अगर आप ले लिए खाली पेट तो यह आमाशय में जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। मतलब एस्प्रिन अगर आपने खा लिया खाली पेट में तो आमाशय में जाएगा जहां जल है, और उस जल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा, जिस कारण से आमाशय भित्ति से रक्त का स्राव होगा, मतलब उसमें अल्सर हो जाएगा। अधिक उपयोग करने से अल्सर होने की खतरा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा आइए, दूसरा क्या है, निंद्राकारी दर्दनाशक, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। वैसा दर्दनाशक या वैसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से पीड़ा समाप्त हो जाए, पीड़ा मतलब दर्द
समाप्त हो जाए एवं नींद आने लगती है, उसे क्या कहते हैं? निंद्राकारी दर्दनाशक कहते हैं। इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए ना, डॉक्टर इसके एक लिमिटेड मात्रा का ही सेवन करवाते हैं मरीज को। अगर अधिक सेवन कर लेंगे तो क्या क्या हो सकता है? आलस्यपन, मतलब कोई उठा रहा है आप ऐसे कर रहे हैं आप, यानी आप होश में नहीं हैं ना, आलस्यपन, कोमा एवं मृत्यु का कारण हो सकता है। एक तरीका से ये नींद की दवाई है, अगर अधिक मात्रा में इसको खा लिया जाए तो मृत्यु हो सकता है। और ऐसे ही मेडिसिन ना, नारकोटिक्स मेडिसिन जो होता है, वह नारकोटिक्स मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल में बिना डॉक्टरी पुर्जा के नहीं मिल सकता है ना, बैन होता है। अगर उसने दे दिया और मान लीजिए आप उसका सेवन कर लिए और यदि उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मेडिकल वाला होगा, और किसी तरह जांच में पता चल गया कि उसी मेडिकल से आप लाए थे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नारकोटिक्स मेडिसिन जो होता है, मेडिकल वाले कभी भी आपको बिना डॉक्टरी पुर्जा के नहीं देते हैं, ना ही आपको जबरन लेना चाहिए, ठीक है। तो एवं निंद्राकारी दर्दनाशक औषधि का निर्माण मुख्यतः, देखिए कितना खतरनाक चीजों से निंद्राकारी औषधि बन रहा है। अफीम नाम सुने होंगे, नहीं सुने थे? याद दिलाए आपको? नहीं याद दिलाए, ठीक है। अभी गुड्डू भैया वाला सीरियल आया था ना, कौन था भाई? हाँ, मिर्जापुर। तो उसमें अफीम का व्यापार होता था। कोकीन नशीला पदार्थ है, हेरोइन नशीला पदार्थ है, मार्फिन बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ है। तो इन सब चीज़ों से बनता है कौन? निंद्राकारी दर्दनाशक ना, नारकोटिक्स एनाल्जेसिक। तो इस वजह से नारकोटिक एनाल्जेसिक एक तरह का नशीला पदार्थ है, तो इसका उपयोग एक लिमिट मात्रा में ही किया जाना चाहिए। अगर आप अलिमिट मात्रा में करते हैं तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब कुछ अच्छे नाम की ओर आपको ले जाया जाए। जैसे सबसे पहला एक है ज्वार नाशक एंटीपायरेटिक। भाई ये एंटीपायरेटिक है क्या? वैसा रासायनिक पदार्थ जो उच्च ज्वर में, यानी जब शरीर का ताप बहुत ज़्यादा हो तो शरीर के ताप को कम कर देता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वर नाशक कहते हैं। अहो, एंटीपायरेटिक या ज्वर नाशक का मतलब सीधा हुआ बुखार ठीक करने वाला दवाई, ठीक है। अब इसमें किसका उपयोग किया जाता है? एस्पिरिन का, पैरासीटामोल का, फेनाएसिटिलीन का, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल मांगते हैं तो अलग अलग दवाई, ट्रेड नाम के साथ अलग अलग दवाई आपको मिल सकता है दुकान में, उन सब में पैरासीटामोल नाम का केमिकल पाया जाएगा, ये बात समझिए। उसके बाद आइए प्रति मलेरियल एंटी मलेरियल्स। देखिए बुखार दो तरह का होता है, एक होता है सामान्य बुखार, एक होता है मलेरिया बुखार। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग मलेरिया ज्वर में शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रति मलेरियल कहते हैं। इसका मुख्य औषधि क्विनीन है एवं संश्लेषित औषधि, क्विनीन जो है ना, क्विनीन, ठीक है, ये क्विनीन प्राकृतिक औषधि है, और संश्लेषित औषधि जो है वो क्लोरोक्विन है, पाराक्विन है, रेपिथर है, आर्थिमेथर है इत्यादि। मेडिसिन के नाम ऐसे उल्टा पुल्टा टाइप के मिलेंगे आपको। इसके बाद आइए प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबिल्स। भाई मेरे एंटी माइक्रोबिल्स ने रासायन विज्ञान में विशेष तौर पर मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक गजब का क्रांति लाया। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका उपचार एंटी माइक्रोबिल से नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कुछ एक जब नई बीमारी खोज में आते हैं, नए बीमारी प्रचलन में आता है या नए बीमारी का जानकारी होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका उपचार जो है एंटी माइक्रोबिल से ही करके देखते हैं, कहीं से ठीक हो जाए। और जान के आपको आश्चर्य लगेगा, एंटीबायोटिक का नाम आप सुनते होंगे, वह एंटीबायोटिक इसी एंटी माइक्रोबिल्स के अंतर्गत आएगा, प्रतिजैविक के अंतर्गत आएगा। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा, दुनिया में ऐसे हजारों बीमारी हैं जिसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। क्यों होता है इस बात का कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन उन सभी बीमारी के उपचार हेतु डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, जो किससे बना है? एंटी माइक्रोबिल्स से बना है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए आप। सजीवों में होने वाले
रोग अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, वायरसों, फफूंदी, बैक्टीरिया, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। एंटीमाइक्रोबियल्स दवा इन सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है या कम कर देता है। एंटीमाइक्रोबियल्स का काम है कि जो भी सूक्ष्म जीवाणुओं से बीमारी हो रही है, या तो सूक्ष्म जीवाणु को मार दे या उसके वृद्धि को रोक दे। ऐसे मेडिसिन्स को हम प्रति सूक्ष्म जैविक या एंटीमाइक्रोबियल्स के नाम से जानते हैं, और यह एंटीमाइक्रोबियल्स हमारे बॉडी में होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको नियंत्रित करता है, उसको ठीक करता है। अब इसी को दो कैटेगरी में बांटा गया, यानी एंटीमाइक्रोबियल्स के अलग अलग सिचुएशंस हैं हमारे पास। अब ये एंटीमाइक्रोबियल्स के कौन कौन से सिचुएशंस हैं उसे समझिए। एक है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, आप नाम सुनते होंगे भाई। एंटीबायोटिक्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है एजेंट्स, और बायोटिक्स तो किसी के अगेंस्ट अगर कोई काम करे तो उसको बैक्टीरियल, बायोटिक्स का मतलब क्या है, बैक्टीरियल, तो अर्थात बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने वाले को ना, बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने वाले को एंटीबायोटिक्स कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीबायोटिक्स का हिंदी क्या होगा, प्रतिजैविक होगा। अब उसी में देखिए, वैसा रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसको नष्ट करने में सक्षम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। वह क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमी ने सर्वप्रथम पेनिसिलियस नोटेटम, जिसको आज हम आप लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, क्या नाम रखा था उन्होंने, पेनिसिलियस नोटेटम का आविष्कार जो किया था उन्होंने फफूंद से किया था। फफूंद समझते, ब्रेड, पाव रोटी, इन सब चीज़ों में जो लग जाता है काई टाइप का, उसी को फफूंद कहा जाता है। वह पेनिसिलिन कहलाता है, ठीक है, उसी को पेनिसिलिन बोला गया। पेनिसिलिन का उपयोग मुख्य रूप से कॉक्सी ग्राम धनात्मक या कॉक्सी ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं से, जीवाणु को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक बोला गया कॉक्सी ग्राम धनात्मक और दूसरा बोला गया कॉक्सी ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं से उत्पन्न संक्रमण को रोकने में किया जाता है। किसका उपयोग, पेनिसिलिन का उपयोग। पेनिसिलिन के प्रति कुछ व्यक्ति को एलर्जी होता है ना, हमने आपको शुरू में ही कहा था कि जब कोई भी एंटीबायोटिक्स किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उससे पहले उस एंटीबायोटिक का टेस्टिंग होता है उसके बॉडी में, कहीं इसके प्रति एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो दूसरा एंटीबायोटिक डाला जाएगा, नॉन एलर्जी वाला। अगर एलर्जी वाला हम डाल देंगे तो वह बीमार हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा यहाँ तक कि। तो अतः इसके परीक्षण के पश्चात ही इसका उपयोग किया जाता है, इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर बिना परीक्षण किए है इसे बॉडी में डाल दिया जाएगा तो हो सकता है लोगों का, मरीजों का मृत्यु तक भी हो जाए। तो बिना परीक्षण के इसे बॉडी में डालना खतरनाक हो सकता है ना। तो समस्या के निदान के लिए कई सांश्लेषित प्रतिजैविक विकसित किया गया है। मानव और विज्ञान ने बहुत आगे हद तक जाकर लोगों के उपचार हेतु बहुत सारे प्रतिजैविक बनाए हैं, जैसे टेप्ट्रेक्सॉन, सिफोटॉक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो टीबी के प्रति, ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुनते होंगे, उसके प्रति अधिक प्रभावकारी होता है। इसके बाद देखिए, नोट में एक बिंदु हमने लिया है, प्रतिजीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों पर नाशक अथवा निरोधक प्रभाव। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जीवाणु नाशी मतलब ही सीधा जीवाणु को मार देता है, समझाता बुझाता नहीं है, हट, ठीक है। जीवाणु निरोधी, ये पहले समझाता है, पहले ये आएगा समझाएगा, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो उसका उपयोग किया जाएगा, खत्म कहानी तो। तो जीवाणु नाशी में कौन कौन से प्रतिजैविक आ रहे हैं वो समझिए। पेनिसिलिन जो है ये जीवाणु नाशी, सीधा मारिए देता है, ठीक है। एमिनो ग्लाइकोसाइड जो है ये जीवाणु नाशी है, सीधा जीवाणु को मार देता है, ठीक है। ऑफ्लोक्सासाइसिन जो है यह भी जीवाणु नाशी है। लेकिन जीवाणु रोधी की बात करें, एरिथ्रोमाइसिन, तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो जीवाणु निरोधी है, रोकता है, समझाता है, रुक जा, आगे मत बढ़, वरना हमसे खतरनाक जीवाणु रोधी, ये हम तो जीवाणु रोधी हैं, जीवाणु नाशी आएगा तो तुमको मार डालेगा, ठीक है।
टेट्रासाइक्लिन हो गया या क्लोरोमेनिफेनिकॉल हो गया, क्लोरोमेनिफेनिकॉल हो गया, ये सब जीवाणु निरोधी है, जीवाणु को आगे बढ़ने से रोकता है, जीवाणु के वृद्धि को रोक देता है, लेकिन ये सभी जीवाणु को सीधा का सीधा मार ही देता है। चलिए इसी में अब दूसरा पॉइंट इसका बनाया गया, प्रतिरोधी या विसंक्रामक, एंटीसेप्टिक्स, सेफ्टियन यहाँ लिखा हुआ है सर, और डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक्स और एंटीसेप्टिक्स के बाद डिसइंफेक्टेंट यानी प्रतिरोधी और विसंक्रामक, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधी को जान लेते हैं, फिर विसंक्रामक को भी जानेंगे। अगर प्रतिरोधी की बात करें, एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि को रोकता है, ये मारता नहीं है, तथा जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एंटीसेप्टिक क्या है, सूक्ष्म जीवाणु के वृद्धि को रोक देता है और साथ ही साथ जो भी जीवित ऊतक है उसके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। कौन? एंटीसेप्टिक ना। अतः इसका उपयोग जो है, मूल रूप से इसका उपयोग केवल और केवल प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अतः इसका उपयोग त्वचा पर ना, त्वचा समझ रहे हैं ना, ये त्वचा है, ये स्किन है, इस पर त्वचा पर घाव की पट्टी करने एवं कटने पर किया जाता है। जैसे कुछ एंटीसेप्टिक का नाम सुन लीजिए, डिटॉल, सेवलॉन, बॉरिक अम्ल इत्यादि। लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या करता है सर? विसंक्रामक क्या करता है? विसंक्रामक सूक्ष्म जीवाणुओं को नाश करता है या सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करता है एवं जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होता है। प्रतिरोधी और विसंक्रामक में अंतर समझिए। प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि को रोकता है और विसंक्रामक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करता है। प्रतिरोधी जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होता है, विसंक्रामक जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होता है। अतः इसका उपयोग त्वचा पर हम नहीं कर सकते। आज तक देखें किसी को त्वचा पर फिनॉल लगाते हुए, हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाते हुए, सल्फर डाइऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन नहीं लगा सकते हम। ठीक है। महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक है, उनको देखिए। उन एंटीसेप्टिक को अगर हम देखते हैं तो आयोडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, पोटासियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एथेनॉल। ये फिनॉल यहाँ नहीं होगा, मिस टाइप है, यहाँ डिटॉल होना चाहिए। साबुन, क्लोरामीन टी, आइडोफॉर, क्वार्टनरी अमोनियम लवण, ये सब महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक है। बिथिनॉल को साबुन में मिश्रित कर इसमें प्रतिरोधी गुण लाया जाता है। देखते होंगे जनरली कहीं कट जाए तो उसे साबुन से साफ भी बहुत बार कर दिया जाता है, डिटॉल उटॉल साबुन से। क्यों? क्योंकि उस साबुन में क्या मिला रहता है? विथिनॉल मिला रहता है। और ये विथिनॉल का नेचर क्या है? एंटीसेप्टिक नेचर है। कैसा नेचर है? एंटीसेप्टिक नेचर है। आयोडीन एक शक्तिशाली प्रतिरोधी है। आयोडीन बहुत अच्छा प्रतिरोधी है। 2 से 7%, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जो डार्क है ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। 2 से 7% आयोडीन वाले KI या NaI, पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के जलीय विलयन एवं एथेनॉल के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहते हैं। ये टिंचर आयोडीन वही है जिसको आप लोग बीटाडीन कहते हैं। देखते होंगे कहीं फुट जाए, घाव में ऑपरेशन छोटा मोटा कर कट लगाए तो बीटाडीन को एक रुई में काला टीका टाइप का लगा दिया जाता है ना, भुक भुक दिखते रहता, चारों तरफ से पट्टियां उज्जर रहेगा, बीच में वो काला रहेगा, लगेगा कि यहीं पर कटा था, यहीं पर पट्टा था, ब्लड के जैसा दिखता रहेगा, वही बीटाडीन है, टिंचर आयोडीन उसी को कहते हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। भाई ये एंटीसेप्टिक होता क्या? मतलब वो बॉडीगार्ड हो गया, ऐसे करके खड़ा रहेगा और कोई वायरस घुसना चाहेगा, कहाँ चल होने चल हट, तो वो एंटीसेप्टिक है बीटाडीन। ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 चीजें देख लिया एंटीमाइक्रोबियल्स में। एक आप एंटीमाइक्रोबियल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला कैटेगरी क्या था? प्रतिजैविक। दूसरा कैटेगरी क्या था? प्रतिरोधी या विसंक्रामक। तो इन चीज़ों के बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद चीज़ें देखेंगे एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन या गर्भ निरोधक दवाई। देखिए आज के समय में हम आप लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, लोग इस पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं ना, जबकि ये एक बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि इन समस्याओं के वजह से प्रत्येक साल
केवल और केवल सही जानकारी के नहीं होने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में जानना समझना बहुत ही आवश्यक हो चुका है, क्योंकि इसीलिए तो किताबों में दिया गया है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए, अवेयरनेस आए। अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगा तो शायद इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। अब देखिए है क्या, एंटी फर्टिलिटी या गर्भ निरोधक गोलियां, एंटी फर्टिलिटी दवाइयां, ड्रग्स महिलाओं को गर्भ से बचाने के लिए निम्नलिखित औषधि का उपयोग किया जाता है। महिला जो होते हैं वो गर्भ से बचने के लिए कुछ औषधि का उपयोग करते हैं, जैसे हालांकि कंडोम महिलाओं के उपयोग के लिए डायस्पर्म, एस्पर्मिसीडल क्रीम, फोम टैबलेट इत्यादि। ये सब दवाई ऐसे हैं जिस दवाई का उपयोग गर्भ से बचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लेकिन 100% सुरक्षित नहीं है। अधिकतर गर्भ निरोधक दवाई जो होता है, जितने भी गर्भ निरोधक टैबलेट्स होते हैं, मेडिसिन होता है जिसका उपयोग विशेष तौर पर खाने के लिए किया जाता है, मतलब जिस दवाई को हम डायरेक्ट खा रहे हैं, वो एस्ट्रोजन तथा संश्लेषित प्रोएस्ट्रोजन से बना होता है, का मिश्रण होता है, जिसका लगातार 21 दिनों तक उपयोग करने से रक्त में एस्ट्रोजन का वृद्धि हो जाता है। और रक्त में मादा मतलब महिलाओं ना, अब वह मादा शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि केवल मानव ही नहीं, दुनिया के सभी जीव जंतु में मादा और नर 2 ग्रुप होते हैं। तो एस्ट्रोजन का वृद्धि हो जाता है, जो क्या करता है, जो अंडे को विकसित होने नहीं देता है। और शिशु के लिए पहले क्या बनना जरूरी है, अंडा से ना, अंडे को वृद्धि ही नहीं होने देता कौन, एस्ट्रोजन। तो इस दवाई से गर्भ से तो बचा तो जा सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। इन दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है, बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है। और इसी बुरे साइड इफेक्ट की वजह से इसे ऐसा नहीं कि ये दवाई लेना नहीं चाहिए, इसका एक लिमिट मात्रा होता है, उस लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से या बिना डॉक्टर के सलाह के अगर इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो बहुत बार उसका बहुत ज़्यादा, चूँकि जब हम इन दवाओं का उपयोग कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने में इन दवा का ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं, तो फिर दिक्कत होता है। तो कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन का उपयोग करिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ना एक आम सा हो जाता है, महिलाओं में देखते होंगे ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज़्यादा। लीवर ट्यूमर, लीवर में ट्यूमर हो जाता है। गॉल ब्लैडर ना, ये समस्या आती है। पित्ताशय में समस्या होने लगता है। वजन का बढ़ना एक आम सी बात हो जाती है महिलाओं में। मोटापा, वजन बढ़ रहा है तो मोटापा निश्चित रूप से ही होगा। तो प्रयास करना चाहिए कि एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन का यूज कम से कम करें, विषम परिस्थिति में ही करें या ना करें। तो ये था मेडिसिन, जिस मेडिसिन को आप जान रहे थे, कुछ जनरल मेडिसिन, वह जनरल मेडिसिन जो क्लास 12th के रसायन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस पर हमने क्वेश्चन सेट लिखा है। दोस्तों मज़े से इन क्वेश्चन सेट को करिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए विशेष तौर पर बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। जिसे देखिए क्वेश्चन सेट 1, निम्नलिखित औषधियों का नाम लिखें। पीराहारी, एनाल्जेसिक, प्रतिजैविक, ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक। बी संक्रामिया या बी संक्रामक, प्रतिहिस्टामिन, एंटाइसिड। जिसे मान लीजिए एक आध को एनाल्जेसिक दवाई का नाम लिख देना है कि एनाल्जेसिक दवाई कौन है ना। एनाल्जेसिक किसको कहते थे, एनाल्जेसिक दर्दनाशक को कहते थे। दर्द में उपयोग होने वाला 1-2 दवाई का नाम लिख लेंगे, 1-2 एंटीबायोटिक का नाम लिख लेंगे, 1-2 एंटीपायरेटिक का नाम लिख लेंगे। एंटीपायरेटिक जो बुखार में काम आता है, आपने ऊपर देखा बहुत सारा मेडिसिन आ रहा था, तो ये सब चीज़ें आपको करना है। एंटाइसिड क्या है, प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ एंटाइसिड का नाम बताइए। तो एंटाइसिड क्या था, एंटाइसिड वैसा रासायनिक पदार्थ जो आमाशय में अम्ल के मात्रा को नियंत्रित करता हो तथा पीएच मान नियंत्रित करता हो, अम्ल के मात्रा को कम करता हो तथा पीएच मान नियंत्रित करता हो, उसे क्या कहते थे, एंटाइसिड
एसिड कहते थे। एंटासिड मूलतः क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का नाम लिख देंगे। एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं दो एंटीबायोटिक का नाम लिखें। प्रतिजैविक दवाई क्या है, किसी दो प्रतिजैविक दवाई का नाम लिखें। जैसे आपने देखा था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था ना, इन सब चीज़ों का नाम लिखना है। एल्केलॉइड क्या है, दो एल्केलॉइड का नाम बताएं जिसका उपयोग एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। एल्केलॉइड एक कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग मूल रूप से नारकोटिक्स मेडिसिन बनाने में किया जाता है, जैसे अफीम, कोकीन, हीरोइन ना, ये सब एल्केलॉइड हो जाएगा। दो प्रतिजैविक का नाम लिखें, मतलब जो दो एंटीबायोटिक का नाम लिख दीजिए। आपने यहाँ ये क्वेश्चन 3 और 5 में रिपीट है। उसी प्रकार से निम्नलिखित का एक एक उपयोग लिखिए। पैरासीटामोल का क्या उपयोग है, टिंचर आयोडीन का क्या उपयोग है, ओटीसी दवाई किसे कहते हैं, ओटीसी मेडिसिन क्या है, एक बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। भाई इसमें से कौन एक बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, बृहद मतलब बहुत बड़ा अणु वाला, तो इसमें से बहुत बड़ा अणु वाला प्रतिजैविक जो है वह क्लोरोमेनेफिनिकॉल है। क्लोरोमेफिनिकॉल एक बहुत बड़ा प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन भी प्रतिजैविक ही है। पैरासीटामोल ज्वरनाशी है। एस्पिरिन का उपयोग ज्वरनाशी में भी, हार्ट अटैक में भी, इन सब चीज़ों में किया जाता था। तो 8 का आंसर हो गया क्लोरोमेफिनिकॉल। दूसरा है वैसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, उसको हम आप लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम आप लोग कहते हैं ज्वरनाशी। उम्मीद है दोस्तों मज़ा आ रहा होगा। वीडियो भले ही लंबा है लेकिन एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया है। ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। आप एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लिए हैं और एनसीईआरटी के एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या होता है भाई, फिनॉल का 1% विलयन जो है यह विसंक्रामक होता है। कैसा होता है, विसंक्रामक होता है, विसंक्रामक। ठीक है। डिटॉल क्या है, तो डिटॉल प्रतिरोधी होता है। डिटॉल विसंक्रामक का मतलब था सीधा मारिए देता था, डिसइंफेक्टेंट, और प्रतिरोधी का मतलब था उसको, उसके वृद्धि को रोक देता था। एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त औषधि, एलर्जी के उपचार में कौन सा औषधि प्रयुक्त होता है, प्रतिहिस्टामिन। देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं होता है, प्रतिऑक्सीकारक भी नहीं होता, प्रतिअम्ल भी नहीं होता, कौन होता है, प्रतिहिस्टामिन। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है, टाइफाइड में जो प्रयुक्त होता है वह है क्लोरोमेफिनिकॉल। क्लोरोमेफिनिकॉल टाइफाइड में, टाइफाइड बुखार है उसमें प्रयुक्त होने वाला एक एंटी जैविक है, प्रतिजैविक है। नेक्स्ट देखिए क्लोरोमेफिनिकॉल है क्या, ऊपर वाला क्वेश्चन में ही लिखा हुआ क्लोरोमेफिनिकॉल क्या है, प्रतिजैविक है। 13 और 14 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करती है, क्या प्रतिजैविक, नहीं भाई, एनाल्जेसिक, नहीं, ट्रांस ये ट्रैंक्विलाइजर, नहीं, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ये बुखार को कम करती है, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। मज़ा आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे और इसी प्रकार से समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझना बंद आगे बढ़ना बंद। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस सीरीज का, भाई क्या है, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल एक ज्वरनाशी है ना, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। इक्वेनिल है, इक्वेनिल क्या है, तो इक्वेनिल जो है वो एक प्रशांतक है। प्रशांतक किसको कहते हैं, जो मानसिक अवसाद को कम कर दे, ट्रांसक्यूलाइजर ना, ट्रांसक्यूलाइजर है ये इक्वेनिल। उसके बाद देखिए एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन ज्वरनाशी, प्रतिरोधी, प्रतिजैविक, प्रशांतक नहीं। एस्पिरिन को हम यहाँ पर किस श्रेणी में रख लेते हैं, ज्वरनाशी के श्रेणी में हम यहाँ पर एस्पिरिन को रख लेते हैं। उसके बाद देखिए टिंचर आयोडीन क्या है, I2 का जलीय विलयन, KI में I2 का जलीय विलयन, I2 का एल्कोहलिक विलयन, भाई I2 का एल्कोहलिक विलयन है जिसको हम आप लोग बीटाडीन के नाम से जानते हैं, यही है बीटाडीन, ये एक प्रतिरोधी होता है। मॉर्फिन के 2 हाइड्रोक्सी समूह पर एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिलीकरण करने से क्या प्राप्त होता है, तो भाई जब एसिलीकरण कराइएगा मॉर्फिन का तो
हीरोइन प्राप्त हो जाएगा, हीरोइन बनता है। इसके बाद देखिए क्लोरामीन टी, क्लोरामीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सभी का सभी क्लियर हो जाएगा, एक एक बिंदु पर हर एक चीज सामने आता रहेगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एंटी माइक्रोबिल्स दवा है? एंटी माइक्रोबिल्स ना सूक्ष्म दवा जो है कौन कौन है? पेनिसिलिन भी है, डिटॉल भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी है ना, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन डिसइंफेक्टेंट है? भाई डिसइंफेक्टेंट है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नाश करता है और जीवित ऊतकों के लिए हानिकारक होता है, उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसा फिनॉल है, क्योंकि शैवाल का उपयोग हम लोग बॉडी पर लगाने में करते हैं, टिंचर आयोडीन का भी उपयोग करते हैं, फिनॉल बॉडी पर नहीं लगाया जाता है, तो फिनॉल जो है वह डिसइंफेक्टेंट हो गया। 23 का ए फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है। निम्न में कौन सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि को रोकता है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, बोरिक अम्ल, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब का सब जो है, ये सब का सब जीवाणु निरोधी है, जीवाणु नाशक नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस। उसके बाद देखिए सल्फरमेन आर्सेनिक युक्त औषधि होती है जो सबसे पहले डैश के उपचार के लिए प्रयुक्त हुई थी? सिफिलिस। भाई ये सिफिलिस क्या होता है? जानते हैं सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए सिफिलिस को समझिए, जैसे ये त्वचा है तो बहुत बार देखते होंगे कि यहाँ पे लाल लाल टाइप का धब्बा आ जाता है, ये क्या है? सिफिलिस है। इसी के उपचार में सबसे पहले सेवलरमेन आर्सेनिक युक्त औषधि का उपयोग किया गया था। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसके प्रति सक्रिय होता है? सक्रिय होता है डैश, तो ग्रामग्राही और ग्राम अग्राही जीवाणु के प्रति जो होता है यह बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ग्रामग्राही और ग्राम अग्राही के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है कौन? संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर आगे और भी क्वेश्चंस है, उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, वह रसायन जो तंत्रिका तंत्र पर सामान्य प्रति अवसाधक प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्यूलाइजर, उपशामक, प्रशांतक ना। निम्नलिखित में कौन सा औषधि शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? विटामिन। विटामिन जो है इसका कोई लक्ष्य जो है अणु नहीं होता है, सामान्य रूप से ये वर्क करता है। ठीक है, बारबिट्रिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बारबिट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है वह प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, या प्रतिरोधी भी इसको बोला जाता है। तो आप औषधि से रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे, औषधि तो समाप्त हो गया, लेकिन औषधि के बाद दूसरा हिस्सा भी बचा हुआ है। औषधि में रसायन आपने देख लिया, अब बारी है खाद्य में रसायन, केमिकल इन फूड। हम आप लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में भी रासायन मिला हुआ है। हमारे सभी भोज्य पदार्थ में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। वह रासायनिक पदार्थ विटामिन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या अन्य पोषक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। इसमें से एक होता है परिरक्षक। ये परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स जो होता है उसका काम क्या है? तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि या उपस्थिति को क्या करता है? रोक देता है एवं ऑक्सीजन या जल दोनों से मुक्त कर देता है, उसे प्रिजेटिव्स या परिरक्षक कहते हैं। जैसे इसमें से प्रमुख है सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक अम्ल, प्रोपिल गोलेट, ये सब गैलेट, ये सब परिरक्षक है। परिरक्षक को उसके कार्य क्षमता के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो परिरक्षक को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु के विरुद्ध परिरक्षक जो हमारे भोजन को जीवाणु से बचाता है। ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक जो हमारे भोजन को ऑक्सीजन से खराब होने से बचाता है। और धातु के आयन के विरुद्ध परिरक्षक जो हमारे भोजन को धातु के आयन से खराब होने से बचाता है, उसे धातु के विरुद्ध परिरक्षक कहते हैं। और ये परिरक्षक
कुल मिलाकर हमारे भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, हमारे भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है जीवाणु के विरुद्ध परिरक्षक। भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अतः इसके लिए हम भोजन को सुखाकर उसे क्या करते हैं, परिरक्षित कर लेते हैं। लेकिन सभी भोज्य पदार्थ के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या सभी भोज्य पदार्थ को हम सुखाकर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। इसलिए कुछ भोज्य पदार्थों को, कुछ एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसे अधिक समय तक खाद्य पदार्थ होते हैं जिसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षित के रूप में रसायन का उपयोग किया जाता है। जैसे वह क्या क्या हो सकता है, तो वह हो सकता है उस भोज्य पदार्थ में सोडियम प्रोपोसायोनेट हम मिला दें ना, सोडियम बेंजोएट मिला दें, सोडियम नाइट्राइट मिला दें। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद भोज्य पदार्थ अच्छे ये लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक। ये ऐसे परिरक्षक होते हैं जो हमारे भोजन को, अगर हमारा भोजन ऑक्सीजन के वजह से खराब हो रहा है तो उसे खराब होने से बचाता है। कौन? ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक। ऑक्सीजन के विरुद्ध परिरक्षक को प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन भोजन में मौजूद तेल या वसा से क्या करता है, अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण कर लेता है और भोजन को ऐसा अगर कर लिया तो भोजन दुर्गंधित हो जाता है, दुर्गंधित कर देता है। इस प्रकार भोजन खाने योग्य नहीं रह पाता है। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। इसमें हम प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। अब यह प्रतिऑक्सीकारक जो है अलग अलग पदार्थ हो सकता है। जैसे क्या क्या प्रतिऑक्सीकारक हो सकता है उसको हम महत्वपूर्ण प्रतिऑक्सीकारक के लिस्ट में चलें तो देख लें। निम्नलिखित प्रतिऑक्सीकारक हैं, जैसे उसमें से है लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? टेकोफेरॉल है। ब्यूटाइल लेसेट, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी एनिसॉल भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा नाम है ब्यूटाइल लेसेट हाइड्रोक्सी एनिसिल, जिसको बोला जा रहा है BHA, ब्यूटाइल लेसेट हाइड्रोक्सी टोल्यून, BHT, प्रोपिल गैलेट। तो ये सब प्रतिऑक्सीकारक है। बहुत अच्छा प्रतिऑक्सीकारक है जो भोजन को ऑक्सीजन से खराब होने से बचाता है। उसमें से देखिए 3 प्रतिऑक्सीकारक के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है लेसिथिन। लेसिथिन क्या है भाई? लेसिथिन प्राकृतिक रूप से अंडे के पीले भाग एवं कुछ पेड़ पौधा में पाया जाता है। लेसिथिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वसा को क्या कर देता है? सुरक्षित कर देता है। मतलब अगर लेसिथिन को हम भोजन में मिला दें और ऑक्सीजन भोजन से अभिक्रिया करने आएगा तो भोजन नहीं अभिक्रिया करेगा। कौन अभिक्रिया कर लेगा? लेसिथिन अभिक्रिया कर लेगा। यानी लेसिथिन बॉडीगार्ड हो गया कि तुमको वहां तक पहुंचना है तो हमारे लाशों पर से होकर गुजरना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? ऐसा कौन कहता है? लेसिथिन कहता है। उसके बाद आइए विटामिन ई। विटामिन ई भी ऑक्सीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। किस प्रकार से? देखिए, विटामिन ई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वसा को क्या करता है? सुरक्षित करता है। कुछ तेल में विटामिन ई पाया जाता है। बहुत सारे तेल में विटामिन ई पाया जाता है जो तेल को खराब होने से बचाता है। देखते होंगे सरसों तेल ना, कोकोनट ऑयल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। किसके वजह से? तो उसमें विटामिन ई पाया जाता है और वह विटामिन ई उसी तेल के लाइफ को क्या करता है? बढ़ा देता है। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल भोज्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया में धातु आयन जैसे Fe3+ हो गया, Ca2+ हो गया, उत्प्रेरक का काम करता है। और सिट्रिक अम्ल जो है उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है। उत्प्रेरक जो बार बार आकर आग लगाने का काम करता है, उसे प्रोत्साहित करने का काम करता है, उसी को निष्क्रिय कर देता है। कौन? सिट्रिक अम्ल। अब देखिए धातु आयन के विरुद्ध परिरक्षक। भाई धातु आयन के विरुद्ध परिरक्षक की बात करें हम तो भोज्य पदार्थ में धातु आयन पाया जाता है। ये सबको पता है ना। हम भोज्य पदार्थ भोजन करते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है ना, तो जिंक होता है, आयरन होता है, जो भोज्य पदार्थ को कई तरीका से प्रभावित करता है। भोजन से दुर्गंध आना धातु आयन के वजह से होता है। रंग में परिवर्तन हो जाना, सुबह दाल बनाओ बहुत ज़्यादा सुनहरा पीला दिखता है, शाम तक में वो मटमैला टाइप में हो जाता है। स्वाद में परिवर्तन होना। भोजन को इन समस्याओं से हमें अगर बचाना होता है तो जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे धातु आयन के विरुद्ध परिरक्षक
कहते हैं। और इसके लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं उसे भी एग्जाम्पल्स के जरिए देख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो धातु आयन के विरुद्ध हमारे भोजन को बचाने का काम करता है इडिटा। इडिटा का नाम आप सुने होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर में इडिटा आया होगा, आपने इडिटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। इडिटा क्या होता है सर? तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी हमारे भोजन को बचाता है, किससे? धातु आयन के विरुद्ध से। आपने देखा था धातु का आयन जो उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा था, उसी उत्प्रेरक के निष्क्रियता को कम कर देता था। इसके बाद है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देखिए मिठास के लिए हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं, शक्कर का उपयोग करते हैं। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम मधुकर कहते हैं। आजकल के समय में खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक शर्करा का उपयोग कम हो रहा है, क्योंकि मिठास उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक शर्करा के अधिक मात्रा का उपयोग करना पड़ता है, जो सजीव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ना। कैलोरी प्राप्त होती है सजीव शरीर को, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कृत्रिम मधुकर की अल्प मात्रा, कृत्रिम मधुकर इसके जगह पर रिप्लेस किया गया है, प्राकृतिक मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थ के जगह पर इसका अल्प मात्रा मिठास उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका ऊर्जा मान भी शून्य अथवा न्यूनतम होता है। कृत्रिम मधुकर का एनर्जी लेवल जो होता है या तो जीरो होता है या बहुत कम होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन कुछ कृत्रिम मधुकर ऐसे भी हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है, जिन कृत्रिम मधुकर को प्रतिबंधित भी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सोडियम साइक्लोमेट, ये प्रतिबंधित है, ये कैंसरजन है, अगर इसका उपयोग कर लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। जैसे देखिए लैक्टोस, लैक्टोस का मिठास, सबसे पहले मिठास का एक लेवल समझना होगा। मिठास का लेवल सुक्रोज से निर्धारित किया गया है। सुक्रोज के मिठास को माना गया कि ये मिठास का लेवल 1 है। जो इससे कम मीठा होगा वो लैक्टोस है, माल्टोस है, डी ग्लूकोज है, डी फ्रैक्टोज देखिए इससे लगभग 2 गुना मीठा है, और एस्पार्टेम लगभग 100 गुना ज़्यादा मीठा है। मतलब समझ रहे हैं, अगर 1 केजी सुक्रोज जितना मिठास, ये 100 केजी सुक्रोज जितना मिठास उत्पन्न करेगा, 1 केजी एस्पार्टेम उतना ही मिठास उत्पन्न करेगा। सोडियम साइक्लोमेट 300 गुना ज़्यादा मीठा है ना, लेकिन ये प्रतिबंधित है। सैक्रीन, जितने भी आइसक्रीम आप खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उनमें जो मिठासपन आ रहा है वो सब सैक्रीन की वजह से आ रहा है। सैक्रीन चीनी से 500 से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और एलिटेम 2000 गुना मीठा होता है। तो कृत्रिम रूप से मिठास उत्पन्न करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इस पर अभी और लंबा रिसर्च चल रहा है, आगे और भी रिसर्च आना बाकी है, जिसमें अभी तक पता चल पाया है कि सोडियम साइक्लोमेट जो है यह कैंसर जन्य होता है। अगर इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं हम, तो हो सकता है कि कैंसर का शिकार हो जाए ना। तो आप देखते होंगे खाद्य पदार्थ जो होता है हमारे या मानव के जीवन शैली को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है जिसे औषधि में आया था। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सेट 2, कृत्रिम मधुकर क्या है? अभी जस्ट आपने देखा। परिरक्षक किसे कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? किसी 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखें। तेल और वसा निम्नलिखित में किस वर्ग का यौगिक है? तो तेल और वसा जो है वह एस्टर ग्रुप का यौगिक है। किस ग्रुप का यौगिक है? एस्टर ग्रुप का यौगिक है। निम्न में कौन एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ई, सिट्रिक अम्ल, लेसिथिन, उपयुक्त सभी। आपने देखा अभी ऑल ऑफ दीज, ये सभी का सभी एंटी एसिड के जैसा बिहेव कर रहा था। खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले तेल को खराब होने से कौन बचाता है? तो अभी आपने देखा कि कुछ खाद्य पदार्थ में विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ई। और वह विटामिन ई खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले तेल को खराब होने से बचाता है, सुरक्षित करता है। भोज्य पदार्थ को धात्विक आयन से खराब होने से कौन बचाता है? भोज्य पदार्थ को धात्विक आयन से खराब होने से मूल रूप से सिट्रिक अम्ल बचाता है। और सिट्रिक अम्ल के अलावा कौन बचाता है? इडिटा बचाता है। इडिटा आपने पढ़ा तो बी एवं सी दोनों ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सैक्रीन क्या है? अभी आप जस्ट देख रहे थे। सैक्रीन जो है वो कृत्रिम मधुकर है जो चीनी के तुलना में 500 से 600 गुना
अधिक मीठा होता है। और सामान्य तौर पर आप जितना भी बाजारू प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन सब चीज़ों में मिठास लाने के लिए सैकरीन का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शुगर में कौन सबसे मीठा है? निम्नलिखित शुगर में कौन सबसे मीठा है? सबसे मीठा है भाई, अगर आप देखोगे ग्लूकोज, अगर आप देखोगे लैक्टोज, आप देखोगे सुक्रोज और आप देखोगे फ्रैक्टोज, ये चार है। हम चारों के लिए आपको पीछे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। आपने सुक्रोज का मिठास देखा था कि सुक्रोज का मिठास कितना था? 1 था। अब सुक्रोज का मिठास तो 1 है, इन बातों को अगर आप पीछे जाकर देखोगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए सुक्रोज का मिठास कितना है? 1 है। और लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज सबका मिठास उनसे कम ही है। तो सबका मिठास कम है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा कौन सबसे मीठा है? सुक्रोज। सैकरीन शर्करा से कितना गुना मीठा होता है? तो 500 से 600 गुना मीठा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए भी करेक्ट है। बाकी में भी हम एक बार टिक कर लेते हैं, चूंकि हट गया था। सैकरीन क्या है? कृत्रिम मधुकर है, इसके लिए डी सही था भाई, इसके लिए ई सही था, इसके लिए उपयुक्त सभी सही था और इसके लिए एस्टर सही था, ताकि आपको इसका पीडीएफ देखने में दिक्कत ना हो, इसका पीडीएफ शीट आपको मिल पाए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड कहीं और कोई क्वेश्चन बच तो नहीं रहा है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अब इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट, अंतिम टर्म्स हम आप लोगों के पास आ चुका है। उस अंतिम टर्म्स को यदि हम देखें तो है साबुन एवं अपमार्जक, सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। भाई साबुन एवं अपमार्जक साफ सफाई में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। आप में से भला कौन साबुन और अपमार्जक को नहीं देखे होंगे? हर कोई देखे होंगे। साबुन या अपमार्जक का उपयोग सभी स्थानों पर सामान्य रूप से होता है, सभी जगह मिल जाता है आपको। यह आसानी से एवं कम खर्च पर भी उपलब्ध हो पाता है। बहुत अच्छी बात है साबुन। अब देखिए साबुन है क्या? साबुन जो है उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण है। C12 से C20 तक, इसमें C12 से C20 तक सीधी श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट को उच्च वसा अम्ल कहा जाता है। उच्च वसा अम्ल किसे कहते हैं? तो C12 से C20 तक के सीधी श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट को उच्च वसा अम्ल कहते हैं। जैसे पामिटिक अम्ल, जैसे एस्टेरिक अम्ल, ऑयलिक अम्ल, वनस्पति तेल या वसा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल, साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। जरा ध्यान से समझिए। वनस्पति तेल या वसा, एक ग्रुप है वनस्पति तेल या वसा का, और दूसरा ग्रुप है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का। इस दोनों में से कोई एक, इधर से कोई एक या उधर से कोई एक लेकर दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे पानी में डाल के, तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण बोर्ड के दृष्टिकोण से एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन होता है साबुनीकरण। और इसी साबुनीकरण के यदि रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी साबुनीकरण बनता कैसे है? तो साबुनीकरण में आपने देखा था कि भाई वसा, फैट और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल बनाता है और एक साबुन बना देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक वसा है CH2, CH, CH2OOO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2 का 14 चेन है, CH2 का 14 चेन, सब में 14 चेन, फिर CH3, CH3 ऐसा करके लगा हुआ है। और इसकी अभिक्रिया जब हम कास्टिक सोडा से कराते हैं, तो कास्टिक सोडा से कराने के पश्चात होता क्या है? जरा ध्यान से समझिए। सर होता क्या है? इन बातों को बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन माइनस 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 ना, यहाँ से ये डिस्प्लेस होता है, तो इस सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया प्रॉपर प्लस चार्ज। अब सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है। सर यहाँ से ये माइनस वाले को पूरा का पूरा हटा देता है। जैसे हटाता है तो इस पूरे के जगह पर, इसके जगह पर, ये सब ध्यान से देखिएगा, ये वही है जो यहाँ है और जो यहाँ है ना, कोई बदलाव इनमें नहीं हुआ। तो इन तीनों के जगह पर OH आ गया, CH2OH, CHOH, CH2OH, जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं। और बच क्या रहा है दोस्तों? तो बच रहा है CH3, CH2 का होल 14, CO3, देखिए 1 2 CO3Na, ऐसा करके बच गया। नहीं सर, थोड़ा सा
थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ CO3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, CO2 होगा। मिस टाइप किया हुआ है सर, CO2 Na बच गया, जिसको हम आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साबुन बोल रहे हैं। साबुन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विलय सल्फेट, क्लोराइड, बाकार्बोनेट लवण के संपर्क में आता है तो क्या होता है, साबुन में उपस्थित वसा अम्ल का सोडियम लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके वसा अम्ल का अविलय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, गंदे पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है। इस प्रकार से गंदा कपड़ा भी क्या हो जाता है सर, साफ हो जाता है। तो साबुनीकरण इस प्रकार से वर्क भी कर लेता है, गंदे कपड़े को साफ भी कर लेता है। अब साबुन के बाद दूसरा टॉपिक है आपका इसी में अपमार्जक। देखिए अपमार्जक समझिए, अपमार्जक के एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। डिटर्जेंट्स उच्च अल्कोहल के लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फेट या सल्फोनेट को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखिए सोडियम लॉरियल सल्फेट नाम का अपमार्जक, यहाँ का फॉर्मूला होगा CH3CH2 का होल 11, यहाँ मिस टाइपिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। CH3CH2 का होल 11 इंटू CH2OSO3 इंटू Na, ये सोडियम लॉरियल सल्फेट का फॉर्मूला है। अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से थोड़ा भिन्न होता है, साबुन से अलग होता है। यह कठोर जल में भी आसानी से झाग कर देता है, झाग उत्पन्न करता है। इसे जैव निम्नीकृत बनाने के लिए इसमें कम से कम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला रखा जाता है। अगर ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला रख देंगे तो जैव अनिम्नीकृत होगा और यह मृदा के मिट्टी के उर्वरा शक्ति को भी कम कर देगा, जिससे जल प्रदूषण को कम किया जा सके। और संश्लेषित अपमार्जक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संश्लेषित अपमार्जक 3 तरह का होता है। एक होता है ऋणायनी अपमार्जक, एनायनिक अपमार्जक, दूसरा होता है कैटायनिक अपमार्जक और तीसरा होता है अनायनिक अपमार्जक। इन तीनों अपमार्जक को यदि हम डिस्कस करें, तीनों अपमार्जक को देखें तो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है ऋणायनी अपमार्जक, वैसा अपमार्जक जिसका अपमार्जक गुण ऋणायन के कारण होता है, उस पर कोई नेगेटिव पार्टिकल्स अवेलेबल हो, उसके कारण अगर अपमार्जक गुण आता है तो उसे ऋणायनी अपमार्जक कहते हैं। जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट, उसके अलावा सोडियम डेडोकिल बेंजीन सल्फेट। यह सोडियम लॉरियल सल्फेट जो होता है भाई, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो देखिए। सोडियम लॉरियल सल्फेट जो होता है अल्कोहल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से बने एस्टर का, अल्कोहल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से बने एस्टर का सोडियम लवण है, और जो सोडियम डेडोकिल बेंजीन सल्फोनेट अम्ल के क्षार द्वारा उदासीनीकरण से बनाया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए CH3 इंटू CH2 का होल 16 CH3OH, उसके बाद H2SO4, इससे बन गया CH3 का ये CH2 का होल 16 CH2SO3 इंटू H, और इसको कास्टिक सोडा के साथ लाया जा रहा है। जैसे कास्टिक सोडा के साथ लाया जा रहा है तो CH3 का होल 16 CH2OSO3 Na+, एनायनिक डिटर्जेंट्स हो गया, ऋणात्मक हो गया। इसी प्रकार से ये तो हो गया ओपन चेन वाला। अगर हम एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो डूडेकाइल बेंजीन से भी बनता है सोडियम डूडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम डूडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट भी एनायनिक डिटर्जेंट्स के श्रेणी में आता है। और ये जो एनायनिक श्रेणी है, इसी एनायनिक श्रेणी के वजह से यहाँ पर भी देखिए, इसी एनायनिक श्रेणी के वजह से इसमें डिटर्जेंट्स नेचर अवेलेबल हो पाता है। इसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे धनायनी अपमार्जक की ओर, कि धनायनी अपमार्जक क्या होता है। अगला पॉइंट देखिए, धनायनी अपमार्जक ना वैसा अपमार्जक जिसमें धनायन के वजह से, वैसा अपमार्जक जिसमें धनायन के वजह से अपमार्जक गुण होता है, उसे धनायनी अपमार्जक कहते हैं। धनायनी अपमार्जक एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड ऋणायन के साथ बने चतुर्थक लवण होता है ना। ये क्या है, धनायनी अपमार्जक क्या है, तो एमिनो का चतुर्थक लवण है। धनायनी अपमार्जक जीवाणुनाशक होता है, इसलिए यह महंगा भी होता है और इसका उपयोग सीमित है। इसका उपयोग मूल रूप से बाल अनुकूलन, जिसको आप हेयर कंडीशनर कहते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए CH3 CH2 का होल 15 एंड CH3 का होल थ्राइस टू दी पावर प्लस B-, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेटेटाइलिन ट्राई मिथाइलिन अमोनियम ब्रोमाइड, ऐसा करके इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
धनायनी अपमार्जक के बाद नेक्स्ट बचता है हमारे पास कौन सा? तो नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक जो हमारे पास बचता है वह है अनायनिक अपमार्जक। मतलब इसमें अपमार्जक गुण बिना किसी आयन के होता है। तो ऐसा अपमार्जक जिसका संरचना कैसा हो? आयनहीन हो, उसे उदासीन अपमार्जक कहते हैं। इस प्रकार के अपमार्जक का उपयोग मुख्य रूप से बर्तन साफ करने में किया जाता है, मतलब नॉर्मल काम के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए साबुन या अपमार्जक का क्रियाविधि, साबुन या अपमार्जक कैसे काम करता है इसे समझना बहुत आवश्यक है। साबुन एक लवण है, शुरू में ये बातें हमने देख लिया था। साबुन किसका लवण है? वसा और क्षार का लवण है, ठीक है, जो जल में घुलकर मिसेल्स कणों का निर्माण करता है। और ये मिसेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर ऋण आवेश से घिरा रहता है, जो एक दूसरे को क्या करता है? विकसित कर जल में मिला देता है, जल में निलंबित कर देता है, ताकि फिर से वह साफ होने वाले वस्तु में चिपक ना जाए। इस प्रकार साबुन या अपमार्जक किसी वस्तु को साफ कर देता है। जैसे देखिए ये साबुन है C17H35 COONA, C17H35 COONA- प्लस Na+। उसके बाद है वॉशिंग पाउडर, सर्फ, मैजिक, लक्स इत्यादि वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% अपमार्जक रहता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए, सूखा बनाए रखने के लिए देखते होंगे दानेदार रहता है, उसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है। सोडियम परबोरेट की उपस्थिति में पाउडर में विरंजक गुण आ जाता है, सफ़ेदी लाता है कपड़ा में। कौन? सोडियम परबोरेट। यह कपड़ों को विरंजित कर सफ़ेदी ला देता है। यहाँ तक के पॉइंट्स को आपने डिस्कस कर लिया, देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे के बिंदु को डिस्कस करेंगे। एक अंतिम पॉइंट है इस चैप्टर का कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में किस प्रकार से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है वो समझिए। यह लंबी श्रृंखला युक्त वसा अम्ल का सोडियम लवण है। लंबी श्रृंखला युक्त वसा अम्ल का सोडियम लवण है कौन? साबुन। जबकि अपमार्जक की बात करें, यह उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट का भी उत्पन्न है, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट का भी उत्पन्न है। यह केवल मृदु जल में झाग देता है, यह मृदु एवं खरा दोनों जल में झाग देता है। यह खरे जल के साथ यह अपना कार्य क्षमता खो देता है। यह खारे जल के साथ, खारा जल मतलब नमकीन जल, यह खारे जल के साथ, यहाँ खारा होगा, खारे जल में भी अपना कार्य क्षमता कायम रखता है। यह जैव निम्नीकृत होता है, यह जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत दोनों होता है, ठीक है। यह कम झाग देता है, यह अपेक्षाकृत अधिक होगा, यह अपेक्षाकृत अधिक झाग देता है, ठीक है। इसमें ग्लिसरॉल होता है और इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है। तो ये साबुन और अपमार्जक का महत्वपूर्ण अंतर था। अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं। अभी तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताया करता था, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ूंगा और आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन सेट 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुन गंदे कपड़े को किस प्रकार साफ करता है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन क्या है? अम्ल क्षार लवण। बताइए क्या है साबुन? साबुन जल में घुलकर क्या बनाता है? मिसेल्स कण बनाता है कि निलंबन कण बनाता है? बर्तन के साफ सफाई में किसका उपयोग किया जाता है ये भी आपको ही बताना है। निम्नलिखित में कौन अनायनिक अपमार्जक है? अनायनिक अपमार्जक इनमें से कौन है ये बताना है आपको। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, यह किसका काम करता है? पूरक के समान कार्य करता है या झाग के समान कार्य करता है, या साबुन को जल्दी सूखने नहीं देता है, या दानेदार बनाने में मदद करता है। इन सब चीज़ों को बताना है, देखना है कि किन चीज़ों में उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। आंसर दिया हुआ ही है ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है आपको। निम्न में कौन साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? तो ये आपको अब आंसर है ही आपके सामने है। सोडियम रोजिनेट जो होता है वो झाग बढ़ा देता है। वह यौगिक जो साबुन में प्रतिरोधी गुण प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है वह कौन है? तो बाइथायोनल नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है जो प्रतिरोधी गुण प्रदान करता है, मतलब प्रतिरोधी बना देता है उसको। उसके अलावा देखिए पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार के अपमार्जक को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उपयोग अनायनिक अपमार्जक को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों
थैंक यू, मतलब चैप्टर समाप्त हुआ। एक शॉट में कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंचा है। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा और इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पे विशेष तौर पर एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए केमिस्ट्री में होता है, तो इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सभी क्वेश्चन आप बेहतर रूप से बना पाइएगा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही सभी चैप्टर्स का वीडियो आपको मिले तो आप जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और ज़्यादा शेयर करिए।